आइए स्टार्ट करते हैं। लिसन, चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग ने अराउंड 80-85% चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था। आप लोग को मैंने बैक क्वेश्चंस का टारगेट दिया और आई बिलीव कि आपको बैक क्वेश्चंस करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको मैंने ग्रुप में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिया है जिसको आपको आज सॉल्व करना है क्लास के बाद में। ठीक है, मैं जानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, तो मेरी आशा तो यही रहेगी कि आप लोग यहीं करके सॉल्व करके चले जाओ, क्योंकि मेरे को विश्वास रहेगा फिर आपने कर लिया है। उसके बावजूद भी अगर किसी के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाना शुरू हो जाए, ठीक है, फूंका भाइयों, ठीक है, तो एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उसके वो लोग अपने घर पे जाके उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अबाउट व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ बीसीके। सबसे पहला चीज अपन ने क्या पढ़ा था अबाउट बिजनेस एंड कॉमर्स। इसमें क्या है सर, इट इज एन एरे ऑफ एक्टिविटीज जो कि 3 चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है। क्या क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कृपा करके बोले, कॉन्स्टिपेटेड तरीके से ना बोले, अच्छे तरीके से बहते बहते बोले। डोमेन्स क्या क्या है बीसीके का? 3 चीज। नंबर 1 वास्ट है, नंबर 2 एक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। एक वर्ड था इंटर डिसिप्लिनरी और एक था मल्टी डिसिप्लिनरी। इंटर डिसिप्लिनरी मतलब सबका मालिक, एक सबको संभाल लिया, समझ, सबको संभाल लेना क्या मतलब इंटर डिसिप्लिनरी। और एक से अलग अलग ब्रांचेस निकले, वो क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी। समझ में ना? टाटा का बहुत सारा बिजनेस है, सबको एक जगह इकट्ठा करके टाटा एंड सन्स कर लिया, इंटर डिसिप्लिनरी, सबको संभाल लिया। ठीक है, पीएनजी सुना? पीएनजी वो एक कॉमन होल्डिंग ब्रांड है जो कि अलग अलग क्या करता है? मल्टी फेसेटेड बिजनेसेस कैरी आउट करता है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी। सबको, सारे लॉस को, सारे मैथमेटिक्स को, फाइनेंस को जोड़ के एक साथ इकट्ठा कर लिया इकोनॉमिक्स ने, बिजनेस इकोनॉमिक्स ने, तो वो क्या हो गया? इंटर डिसिप्लिनरी। ठीक है, एक ही से अलग 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 ब्रांचेस निकला बीसीके के थ्रू, वो क्या हो गया आपका? मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर एक्लेक्टिक। समझ में आया आपको? इसका आपको शायद एमसीक्यू भी मिला होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लास्ट क्या है? बीसीके इज व्हाट? एवर इन्वॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, यानी कि बिजनेस भी बढ़ रहा है और बिजनेस करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डोमेन्स तो ठीक है, याद है ना आप लोगों को? एक्टिविटीज अलग अलग थे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। कॉमर्स क्या था? एड्स टू डूइंग द above टू। स्केल ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, मार्केट्स एंड ऑल इज फाइन। स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स में डिफरेंस था, याद है किसी को? शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स। मैं मालिक है, बता तुमको सच्ची? तुम भी है ना? शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए। मैं मालिक छे। कल वाला बैच वालों को विश्वास नहीं हुआ था, मैंने दिखा दिया लोगों को कि मैं मालिक हूँ। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन का मैं मालिक हूँ, मेरे को बुलाया है एजीएम में। ठीक है, समझ में आया क्या? फिर फंक्शंस, फोकस, कंपनी वाइड, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन एंड पर्टिकुलर फंक्शन, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ठीक है, द फोकस वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या था? कंसर्न्स वाला पॉइंट। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, फिर ग्रोथ, फिर सस्टेन करना है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, गवर्नेंस, वैल्यूज एंड एथिक्स। मोड केवल 2 तरीका का ये क्या क्या है आपका? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन का एक और नाम दिया था ब्रिक्स एंड मॉर्टर। ठीक है, अंडरलाइन डिसिप्लिन आपको पता है, कई सारे लॉज वगैरह है जिनको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम लोग बिजनेस करने की सोचते हैं। नेक्स्ट 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 4 शब्द हम लोग ने सीखा था, क्या क्या था वो? स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स, बुल्स एंड बेयर। ठीक है, बात समझ में आया क्या? स्ट्रैटेजी मतलब कॉम्पिटिटर से कैसे आगे बढ़े, उसकी जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजीज। लॉजिस्टिक्स में 2 चीज था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। याद है क्या किसी को? अच्छी तरीके से ये देख रहे हैं आप लोग? ये मेरा झकास फैक्ट्री है, ठीक है, मेरा झकास फैक्ट्री है, उसके लिए मेरे पास रॉ मटेरियल आता है बाहर से, तो ये इसमें क्या लगता है? क्या खर्चा लगता है क्या लाने का? उसको अपन क्या बोलेंगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और ये झकास फैक्ट्री से मैंने झकास फोन बनाया, उसको मैंने हर जगह बेचा, इसमें क्या लगेगा मेरा खर्चा? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। समझ में आया क्या? यानी कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चे। बुल्स एंड बेयर्स, कौन सा फेवरेबल है? बुल्स किसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, बुल्स किसमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, किसमें मार्केट मार्केट ऊपर जाने का, बुल्स में किसमें मार्केट गिरने का, बेयर किसमें क्या होगा? बेरिश मार्केट। पता ना क्या होता है? मतलब मार्केट में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, और बुल में क्या हो रहा है? मार्केट जो है उठ रहा है। शेयर प्राइसेस क्या होगा आपका इस केस में? इंक्रीज। इसमें क्या होगा? शेयर प्राइसेस डिक्रीज। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंस है क्या सीए लोग का? हाँ जी सर, अगर हम लोग को बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं होगा तो हम लोग ऑडिट को डिलीजेंटली नहीं कर पाएंगे, और बिजनेस के अलग अलग एंगल्स को, यानी कि न्यूआंसेस को जानना जरूरी है, अलग अलग पहलू को जानना जरूरी है, तभी हम अच्छी तरीके से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो लोग ऑडिट कर पाएंगे। ओके, चलेगा बिल्कुल यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन सा एक्टिविटी अपन लिविंग के लिए करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सा अपन शौकिया या दिल से करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। याद आ रहा है आपको प्रॉपर्ली? कौन सा एक्टिविटी अपन रैशनलिटी करते हैं? इकोनॉमिक, ये सोच समझ के करते हैं, कैलकुलेटिव करते हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट सोचते हुए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो कि अपन ने दिल से किया, सेंटिमेंट से किया, इमोशनल होके किया, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इकोनॉमिक डायमेंशंस होता है क्या? द आंसर इज व्हाट? यस सर, ओल्ड एज होम चलाने के लिए, ठीक है, आप लोग को पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद होगा, नंबर 1 वाज व्हाट? इनकम जनरेटिंग। पैसा जनरेट करना जरूरी है, और इनकम दो तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। क्या क्या था वो? एक हो गया इनकम अर्न्ड, और एक हो गया आपका प्रॉपर्टी इनकम। खून पसीना मेहनत से मैंने जो पैसे कमाए उसको मैं क्या बोलता हूं? अर्न्ड इनकम। एंड जो मैं प्रॉपर्टी से कमाता हूं उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉपर्टी इनकम। नेक्स्ट, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो प्रोडक्टिव इन नेचर होना चाहिए, यानी कि सिचुएशन ए से सिचुएशन बी बनना चाहिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनना चाहिए, यानी कि आपने इस तरीके से कुछ किया कि जिसका कोई वर्थ नहीं था उसका आपने वर्थ निकाल लिया, तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं। बट आपने खूब सारा सामान बनाया और वो बिका ही नहीं, तो क्या हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं। आपने बहुत सारे किताब लिखे बट कोई पढ़ नहीं रहा है, तो क्या हम लोग उसको टेक्निकली एक प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं? द आंसर इज व्हाट? नहीं। जो सामान का डिमांड है, लोग बाग कंज्यूम करने के लिए रेडी है, तभी हम उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। उबासी सिंह रेडी? ओके, चलेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, जो पैसे बच गए, जो हमारे पैसे बच गए, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? पहले हम सेव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। जब हमने पैसे को इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो गवर्नमेंट आएगा, उस पैसे को लेकर जाएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या आप सब लोग इस पार्ट को रिलेट कर पा रहे हो? सब लोग सही है बिल्कुल यहां तक? कोई दिक्कत? क्या बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? क्या बिजनेस हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? द आंसर इज व्हाट? यस। बट क्या हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस है? द आंसर इज व्हाट? नो। बिकॉज अगर कोई चीज हम लोग ने इरेगुलर तरीके से किया, फर्नीचर बेच दिया मैंने, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? यस। बट क्या वो बिजनेस है? द आंसर इज व्हाट? नो। यानी कि जो काम हम लोग रेगुलरली करते हैं उसी को हम बिजनेस कह सकते हैं, बट जिससे हमें पास पैसे आते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ना करे कोनी छे। समझ में आ गया? पक्का? चले, ये तीन का डिफरेंस पता है क्या आपको? किसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क रहता है आपका? बिजनेस में। किसमें पूंजी और लागत बहुत लगता है? ठीक है। किसमें खुद का मर्जी का मालिक रहता है आप? ठीक है। किसमें प्रोफेशनल फीस मिलता है? किसमें आपका डिग्री चाहिए होता है एसेंशियल? किसमें कोड ऑफ एथिक्स बहुत स्ट्रिक्ट रहता है? तो किसमें आपको गारंटीड पैसा मिलता है? किसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? किसमें आपको वेजेस एंड सैलरीज मिलता है? बात समझ में आया क्या? पक्की बात, चलेगा? ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए बिजनेस में सर, बिजनेस करने के लिए नहीं मांगता है, इसमें थोड़ा बहुत चाहिए होता है आपको। समझ में आया क्या? चलेगा? ठीक है, तो पक्की बात यहां तक सही है? कोई दिक्कत अरनाज जी? बिल्कुल ठीक है। दो वर्ड्स था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी को डिफरेंस के बारे में पता है क्या? क्या जीडीपी में अगर बढ़त हो रहा है, देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगर रहने का तरीका जो है उसको सुधार दे, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर रेलवेज में वॉशरूम है, बढ़ रहा है, क्लीनिंग नहीं है एकदम भी, वॉशरूम है, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट एकदम प्रॉपर स्वच्छ आपको वॉशरूम मिले, तब क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात समझ में आया कि आपको? क्लियर है एकदम? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, इसमें मैं एक टॉपिक से नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर क्या है आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, एंड फाइनली बिजनेस को क्या क्या चीज कंसिडर करना चाहिए। ये तीन टॉपिक्स साथ में पढ़ेंगे। क्या क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिडरेशंस। ओके, तो मुझे बताइए आप लोग, बिजनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? नंबर 1 इज व्हाट? वो जॉब क्रिएटर होना चाहिए, नॉट जॉब सीकर, यानी कि बिजनेस को जॉब क्रिएट करना चाहिए एंड ना कि जॉब मांगना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि बिजनेस में खूब सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, तो यानी कि वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली
देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर देश का जीडीपी बढ़ता है तो अल्टीमेटली मुझे बताइए क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसमें कई सारी चीज लिखे हुए, एंटरप्रेन्योर वगैरह ये सब मेंशन किया हुआ है, तो को पता रहना चाहिए। बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर में कोई डिफरेंस होता है क्या? बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर में कोई डिफरेंस होता है क्या? हाँ जी हाँ। जो सर रेगुलरली बिजनेस करते रहा है, कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, बट बिजनेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस पर्सन। बट अगर वही बिजनेस को कोई नया तरीके से निकाला, नया फॉर्म निकाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या पॉइंट था आपका सर? बिजनेस में खूब ज्यादा भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लगता है। इस बिजनेस में जेस्टेशन भी होता है, यानी कि रुकावटें भी होती है, और अनसर्टेनिटी भी रहता है, रिस्क भी रहता है। ठीक है, बट कुछ भी बोल लो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे मीडियम स्केल बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, सबका एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंटली क्या होता है? ओरिएंटेड बिजनेस होता है। छोटा बिजनेस ही सही, सबका एक सिस्टम रहता है, सब ऑर्गेनाइज रहते हैं, एंड दे आर व्हाट? एफिशिएंट इन नेचर। लास्ट, कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे छोटा बिजनेस कर रहा हो, चाहे बड़े बिजनेस कर रहे हो, सबकी क्या रहती है? एक ऑब्जेक्टिव रहती है, एंड दे आर व्हाट? पर्पसफुल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार के लिए प्लीज फटाफट रिकॉल करने का मेरे साथ में। क्या क्या था? नंबर 1, दे आर व्हाट? दे आर जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर। नंबर 2, कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, खूब भारी रूप में इन्वेस्टमेंट लगता है। बिजनेस में जेस्टेशन है और अनसर्टेनिटीज है। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंटली क्या है? ओरिएंटेड है आपका। एंड लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या फिर पर्पसफुल है। वेरी गुड, समझ में आया? केवल बिजनेस को प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, या साथ साथ में सोसाइटी एंड इकोलॉजी इन जनरल के बारे में भी सोचना चाहिए? ठीक है, अगर मैं समराइज करूं तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें। क्या बताएगा? प्रॉफिट के बारे में सोचना ही है आपको, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू ही किसके लिए किया है? प्रॉफिट कमाने के लिए। साथ में आपको किसके बारे में सोचना है? पीपली के बारे में, मतलब पीपल के बारे में। एंड फाइनली मार्केट के बारे में भी सोचना है। एंड दैट समराइजेस द एंटायर पैराग्राफ, कि आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 3 चीजों के बारे में सोचो: प्रॉफिट, पीपल एंड प्लांट। को इसको अपन पी भी बुला सकते हैं। 1P stands for what? Profit, people। चलेगा? ओके, डन, ग्रेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 4 है। SOLE, SOLE। S stands for social, O stands for organic, L stands for legal, ethical and environmental, and E stands for इकोनॉमिक्स। से सोशल में क्या क्या है? कम्युनिटी का भला करना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ का देखना, जगह को गंदगी ना हो, पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल करना, इसको क्या बोलेंगे अपन? सोशल बोलेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब पता है ना आप लोग को? जैसे कि बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम में हम लोग को ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए, मतलब कि जो नेचुरली आ रहा है, जो आपके काम को देखकर आ रहा है, सर्वाइवल, लोगों का भला करना, अच्छा वर्किंग कंडीशन लेकर आना, बीच में जो जो काम कर रहे हैं ना उनके बीच में अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दिस आर व्हाट? ऑर्गेनिक। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? लीगल। लीगल में क्या भैया? जो दायरा बनाया हुआ है उसके तहत करो, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ना हो, ये सब पॉइंट्स लिखा हुआ है इसमें। एथिकल हो बिजनेस जो आप कर रहे हो, वैल्यूज रहे आपके बिजनेस में। एंड फाइनली सर, बिजनेस करते कहाँ हैं? सेल्स, प्रॉफिट्स, ROI, ये सब कमाने के लिए। बात समझ में आया क्या? जो लागत है उससे ऊपर पैसा कमाना भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। किसके अंडर आएगा वो? इकोनॉमिक। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? नेक्स्ट, कंसिडरेशंस क्या क्या है सर? बिजनेस में क्या क्या चीज आपको कंसिडर करना चाहिए? कि सबसे पहला, बिजनेस क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। मतलब कि सर क्या? कि बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या है? डिपेंडेंट है। इसको लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओला का, याद है ना आपको? ओला के ऊपर डिपेंडेंसी किसका है? जियो का भी है, एयरटेल जियो का भी है, गूगल का भी है, जो ड्राइवर्स है उनका भी है, जो कार के मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग भी है, ठीक है, ऐप का भी है। सब कुछ मिला के क्या बनता है? अपन ओला का बिजनेस मॉडल बनता है। सिमिलरली फॉर जोमेटो ऑल्सो, ठीक है। कई सारे तो बिजनेस क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट 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 क्या है? मल्टीपल व्हाट? स्टेक होल्डर्स। मल्टीपल व्हाट? स्टेक होल्डर्स होना होता है, क्योंकि बिजनेस का ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ही अफेक्टेड होता है। जब एक बिजनेस में चेंजेस आता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही अफेक्टेड होते हैं, बहुत लोग जो है उस बिजनेस चेंज की वजह से अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, स्टेइंग इन द बिजनेस इज व्हाट इंपॉर्टेंट। भाई कस्टमर इज द किंग, हमेशा हमें ट्राई करना है कि हमें अपने जो कस्टमर्स है उसको सेटिस्फाई करनी है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस क्या है सर? जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना ही हम अच्छा प्रॉफिट्स कमाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई दिक्कत, कोई इशू मुझे बताइए प्लीज। चलेगा यहां तक? बिल्कुल ओके, पक्की बात यहां तक? नेक्स्ट, ठीक है।
बिजनेस ओनरशिप एक अलग से पॉइंट था, ठीक है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स था। नंबर 1 क्या, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट्स किसका, आपका, और आपके पास मौका है कि आप अगर ना रहे तो आप बिजनेस को ट्रांसफर भी कर सकते हो दो तरीके से, एक बाय विल, याद है ना किसी को, बाय विल, एंड दूसरा क्या था आपका, बाय व्हाट, बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सा एक्ट, ईयर क्या था, 1956, वेरी गुड, ठीक है, 1956, ठीक है। आप चाहो तो उसको सिंगल रूप से ऑर्डर कर लो, आप चाहे सिंगल रहो या फिर आप कमिटेड हो जाओ बिजनेस में, ठीक है, समझ में आया, आपकी चॉइस है, आप सिंगल रहो या फिर आप कमिटेड हो जाओ। एंड लास्ट में या तो आप प्रोप्राइटरी बिजनेस खोल लो या फिर आप कॉर्पोरेट खोल लो, मतलब एक जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, दूसरा जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज है। अनलिमिटेड में कौन सा फॉल करता है रे, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ, ठीक है। और कॉर्पोरेट में कौन कौन गिरता है आपका, एलएलपी, ल प और कंपनी, ओके, याद है आप लोग को, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे दैट ब्रिंग्स मी टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग वैसे भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे आसान फॉर्म, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे सब फ्लो आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ भैया संभाल जाएगा आराम से, ठीक है, पक्की बात, कोई इशू नहीं है ना यहाँ तक, पक्का ना। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी और सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है सर। इसमें इकोनॉमिक हीरो कौन है, वो खुद का बिजनेस ही है, इट इज अ 1% बैंड, ठीक है। और इस बिजनेस का मेन रीजन क्या है बढ़ने का, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट इट क्रिएट्स एंड द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दैट इट ट्राइज टू प्रोवाइड यू। मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कौन से फॉर्म में है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है। जनरली द कंडीशन आर लोकल इन नेचर, लोग उतना अच्छा कंडीशन में रखते नहीं है अपने एम्प्लॉयज को, हायर एंड फायर पॉलिसीज चलता है, फेथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑन द ओनर। याद आ रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये था कुछ जनरल पॉइंट्स ऑन व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं समरी करूं तो क्या क्या पॉइंट है सर, सबसे इजी एंड सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इकोनॉमिक हीरो कौन है ऑर्गेनाइजेशन का, द प्रोप्राइटर इटसेल्फ, 1% बैंड है। उसके बाद क्या है सर, एंजॉयज द पीपल्स व्हाट, ट्रस्ट एंड प्रोवाइड्स व्हाट, the personalized services. Unorganized sector account to how much, 75%. People who are working are generally what, local, their working conditions are what, poor, there's a hire and fire policy, ठीक है, lack of economic welfare and the fate is located with what, the owner के साथ में, ओके, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने रीडिंग कर दिया बट आई बिलीव इट इज सिंपल, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, फीचर्स नंबर 1, भैया खुद का बॉस कौन है, वो जो सोल प्रोप्राइटर खुद है वो क्या है, खुद का मालिक, छे, ठीक है। और कैपिटल प्रोवाइड करने वाला कौन है, सोल प्रोप्राइटर खुद ही कैपिटल प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट, ठीक है, हमेशा ऑब्वियस बात है, ओनर हमेशा आपको क्या दिखेगा, विजिबल रहेगा, और वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, पर्सनलाइज सर्विसेज, क्योंकि वो प्रॉफिट्स भी खुद कमा रहा है, खुद ही मालिक है, खुद ही कैपिटल लगा रहा है, तो रिस्क भी किसका, लाइबिलिटी भी किसका, उसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फेथ ऑफ द गोइंग कंसर्न, क्या कंसर्न रहता है क्या, क्या गोइंग कंसर्न का फेथ जो है टेंशन में रहता है कि हाँ सर, क्योंकि बिजनेस पूरा पूरी एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक नाम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर वो इंसान टपक गया तो बिजनेस भी बहुत हालत तक गिर जाता है। ऐसा सुना भी होगा आपने कि जब तक एक्स पर्सन थे तब तक बिजनेस बहुत शानदार चल रहा था, जैसे ही वो टपक गए वैसे ही बिजनेस क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, ऐसा टपक के बोल रहा है, अदरवाइज बात ले रहा है, ठीक है। और मुझे बताइए कैसे ट्रांसफर होता है बिल के फॉर्म में, या फिर द हिंदू सक्सेशन एक्ट व्हाट, 1956, okay, this was what, sole proprietorship. Doubts, any issues, no, okay. Next, hoof, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके बारे में हमने उतना डिस्कस नहीं किया था, मतलब पार्शियली डिस्कस किया था हल्का हल्का, एक बार से और रीडिंग कर लेते। देखिए सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, इनमें कौन आता है, अ फैमिली दैट स्टेज टुगेदर डज बिजनेस टुगेदर। अगर ऐसा हो रहा है, अ फैमिली दैट स्टेज टुगेदर एंड डज बिजनेस टुगेदर को हम क्या कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसमें ऑब्वियस बात है कौन मेंबर्स रहता है आपका, द फैमिली मेंबर्स ही रहता है आपका एज अ मेंबर इन द एचयूएफ, ठीक है। बट देखो, अगर जस्ट बिकॉज आप साथ में रह रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप एचयूएफ क्रिएट कर चुके हो, आपको बकायदा अलग से पैन अप्लाई करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में आपकी अलग से आइडेंटिटी रहती है, यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ द एचयूएफ सेपरेटली। आप जो अपने फाइलिंग्स करोगे तो करोगे, बट एचयूएफ का अलग से फाइलिंग्स करते हो, तो आपको यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड
एज अ HUF, तभी आपको HUF का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जॉइंट फैमिली है तो बाय डिफॉल्ट वो HUF बन गया। बात समझ में आए? तो इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंजॉयज व्हाट, एंजॉयज व्हाट, एंजॉयज सेपरेट स्टेटस, दिख रहा है आपको, अंडर द व्हाट, इनकम टैक्स एक्ट। बात समझ में आया? तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको अलग मिलता है। इसके बगल में आप लिख लीजिए अगर आपके पास कुछ है तो, और नहीं है तो बाद में लिख लीजिएगा प्लीज। क्या, यू हैव व्हाट, अ सेपरेट पैन एंड फाइलिंग इज ऑल्सो डन व्हाट, सेपरेटली। ठीक है, फाइलिंग जो है वो भी किया जाता है सेपरेटली। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? तो फाइलिंग ऑल्सो डन व्हाट, सेपरेटली। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, डन, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? कोई इश्यूज मुझे बताइए, नहीं है ना? ठीक है, फिर मुझे बताइए। अच्छा सुनो, एक बार अगर HUF क्रिएट हो गया ना, एक बार अगर HUF क्रिएट हो गया तो अब फैमिली में जितना भी एडिशन होता है ना, जितना भी एडिशन होगा वो बाय डिफॉल्ट HUF का मेंबर बन जाएगा। बात समझ में आया ना? मतलब पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, HUF का एक अलग से नाम करना पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका, बाय डिफॉल्ट जो भी मेंबर्स आ रहे हैं दे विल बिकम व्हाट, द मेंबर्स ऑफ द HUF। बात समझ में आया? कोई इशू नहीं है आपको यहाँ पे? हाँ बोल, वो लोग आपस का फैमिली मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है? वो एक जगह पूल ऑफ फंड्स में रहता है, सैलरी नहीं मिलता है इसमें, तो जो है आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने समझ रहे आप लोग? जो आप बोल रहे हो वो सैलरी फॉर्म में हो गया कि भैया एक जगह पूल आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, बराबर? ऐसे नहीं होता है, ठीक है? एक जगह आ गया फिर आप खर्चा करते रहो, फैमिली की तरह साथ में रहो, साथ में बिजनेस करो, साथ में खर्चा करो। देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, दे आर अ बिजनेस सो कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। बात समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? 3 जनरेशन होना चाहिए HUF के लिए। क्या क्या होना चाहिए आपको? नंबर 1, the grandfathers, the fathers, the grandchildren, these are collectively known as what, HUF। ठीक है, आपको पता है सबसे एकदम सीनियर मेंबर तो जो क्या बोला जाता है, कर्ता, और बाकी मेंबर्स को को पार्सनर्स। क्या बोला जाता है? को पार्सनर्स। ठीक है, the head of the HUF is termed as कर्ता and the other members are known as को पार्सनर्स। इट इंक्लूड्स व्हाट, हिंदू। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपके साथ, MCQ में भी आपको मिला होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है? मिलता है ना? हिंदू में कौन कौन आया देखो यहाँ पे, ठीक है? नो ऑफेंसेस बट द नेम इज रिटन इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो देखो बुद्धिस्ट, फिर क्या लिखा हुआ है, जैन, फिर हिंदू, फिर पारसी, सिख फैमिलीज। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द पीपल हु आर कमिंग, ठीक है, रिमेंबर द नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, कौन कौन नहीं आ रहा है? तो 2 लोग HUF क्रिएट नहीं कर सकते। वन इज व्हाट, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, बाय डिफॉल्ट दे डू नॉट, कैन नॉट फॉर्म व्हाट, HUF। सिंपल, एग्जाम में पूछता है ये सब। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? पक्की बात? डन सिमरन? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, नेक्स्ट। जो मेन मेंबर सब कुछ मैनेज करता है वो क्या है, करता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है? ये पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेन मेंबर का नाम क्या है, करता है। जो बाकी लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, को पार्सनर्स। मेन क्या है, करता, बाकी लोग को क्या कहा जाता है, को पार्सनर्स। सुनो, कर्ता की लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, को पार्टनर्स की लिमिट लाइबिलिटी लिमिटेड इज द शेयर ऑफ द बिजनेस। बात समझ में? जितना मेरा हिस्सा है उस हिसाब से ही मैं, मेरी लाइबिलिटी है। तो आंसर मिल गया अपना, ठीक है? कर्ता हैज व्हाट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी इशू मुझे बताइए, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है? ट्रस्ट में। हाँ जी, था ना? ओके, तो ये जरूरी है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे जो कि ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? नेक्स्ट बताइए, एनी पर्सन हु इज बॉर्न इन द फैमिली। देखो मैंने बोला ना, अगर शुरू में आपने HUF नहीं बनाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपने HUF बना लिया तो जो बच्चा का जन्म हुआ वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, HUF का को पार्टनर या फिर मेंबर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विल, या फिर इफ देयर इज नो विल तब क्या होगा आपका, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 शैल अप्लाई। इजी है बिल्कुल यहाँ तक? HUF में कोई भी इश्यूज मुझे बताइए। मैं आपको इसलिए HUF इतना डिटेल में और इतना धीरे धीरे बताया बिकॉज यू अंडरस्टैंड, कंपनीज एक्ट आप लोग बाय डिफॉल्ट लॉ में बहुत प्यार तरीके से पढ़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर भी आपके पास प्रॉपर्ली एक्ट है, LLP के ऊपर भी आपका एक एक्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप बाय डिफॉल्ट आप लोग एक्सपर्ट्स और चैम्प्स होते हो। ठीक है, HUF जनरली आप लोग 11th में पढ़ते हो शायद, माइक्रो उसमें बिजनेस स्टडीज में, बट भूल जाते हो, इसलिए मैंने हल्का सा वापस से HUF आपको करवा दिया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है फॉर्म, पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स चाहिए, 2 या 2 से
अधिक मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम किसी को याद है क्या? 50 है लॉ में, 50 है लॉ में, यहाँ पे अलग फिगर दे दिया, क्या करे भैया? पीछे के आंसर्स में भी अलग अलग फिगर दिया है भैया, ये तो गलत बात है ना। हाँ बट क्या करे, भेजा हुआ है मेल ठीक करने के लिए, तब तक क्या करे, जो दिया हुआ है वही पढ़िए। क्या लिखा हुआ है देखिए तो, बैंकिंग में मैक्सिमम 10 लोग, अदर बिजनेस में 20। सर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ ट्राई कर लो, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। हाँ गलत तो है, मैं तो बोलता भी नहीं कि सही है। ठीक है, तो 10 है फॉर बैंकिंग, अदर बिजनेस के लिए कितना है? 20। ठीक है, बिकॉज इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द पार्टनर्स, दैट इज व्हाई द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर गिवन। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे सुनो ना, टू, हाँ जी, किस पे? नहीं अलग से भी दिया हुआ, देखो पीछे के एमसीक्यूज में देखो, देखो एक बार वेरीफाई करो। अगर आपके बुक में अमेंड हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं आई एम फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर्स बुक, मतलब प्रीवियस सेशंस बुक। तो 50 और 100 वाला लिमिट आ गया, क्या करे बता, ठीक कर दे? पीछे एमसीक्यू से वेरीफाई कर लो, इसलिए एक बार वेरीफाई कर लो। मेरा पिछला एडिशन का बुक है, मुझे हो सकता है कि ठीक कर दिया हो, क्योंकि मेल तो पहले से भेजा हुआ है। आया था क्या सवाल? नहीं आएगा? ठीक है, तो एक बार इसको रहने दो, फिर रहने दो एक बार के लिए, इसको वैसे ही कर लो। ठीक है ना, इसको करेक्ट फिगर कर लेना आप लोग फिर। ओके ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत। ठीक है ना, आपको पता ना 464 का लॉजिक क्या है? तो 464 को क्यों रेफर किया यहाँ पे? गुड गुड, सितंबर तक तुम्हारा लॉ खत्म नहीं हुआ ना? टेंशन ले रहा? खत्म, समाप्त। जैसे एको खत्म होगा ना 15 तारीख को, तो तुम ये बोलोगे लेक्चर खत्म हो रहा है। उसके बाद का टारगेट तो मैं देगा ना। बोलो, 464 के तहत बोल रहा है कि जब लिमिट्स क्रॉस होता है ना उसके बाद में, तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड कंपल्सरीली। यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड कंपल्सरीली। कंपनीज जब खोलते हो आप लोग, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। पार्टनरशिप में इट इज ऑप्शनल। हाँ सर, पार्टनरशिप में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो कई सारे बेनिफिट से आपको विड्रॉ कर लेते हैं वो लोग, राइट? वो सही बात है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। तो वो सेक्शन 464 यही बता रहा है कि उस लिमिट के बाद में यू हैव टू गेट कंपल्सरीली व्हाट, रजिस्टर्ड। तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, या तो एलएलपी या तो कंपनी में। उसके पहले तक किसमें करोगे आप? पार्टनरशिप एक्ट। बात समझ में आया आपको? पक्की बात यहाँ तक? तो ऐसे पूछने का सवाल कि क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला 464 जो सेक्शन दिया हुआ है ना, पता है या नहीं पता है? पहले मैं पढ़ फिर तो 464 सेक्शन दिया हुआ, लिमिट्स में सेक्शन दिया हुआ 464 का, कंपनीज एक्ट का रेफर किया हुआ। पार्टनरशिप एक्ट में ही आपका 464 कंपनीज एक्ट का सेक्शन दिया हुआ है। तो वो इसलिए दिया हुआ, लिमिट दिया हुआ उसने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो सकता है। एक्चुअली पे बाय डिफॉल्ट नंबर्स उसमें भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग अज्यूम इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके बियॉन्ड जो नंबर्स है ना, उसके बियॉन्ड जो है आपको बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं करवाया तो पार्टनरशिप में फॉल करेगा, इसलिए लिमिट क्रिएट कर दिया आपके लिए कि उतना नंबर ऑफ मेंबर्स जो अगर आपका रहेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट कोई नंबर्स दिया हुआ नहीं, बट अपन प्री एज्यूम कर रहे हैं। ये क्या हो गया, लाइन हो गया ये बीच का, इसके बियॉन्ड आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में। इस तरीके से बोला आपको। ठीक है, एक बार पढ़ लेना तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आई थिंक यू शुड नो, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? मतलब जस्ट माय जनरल थॉट, मतलब कि ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न अ सब्जेक्ट। पहला बात तो, कोई नया सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने वाले हो, जैसे एग्जांपल अभी आप फाउंडेशन में पर्टिकुलरली लॉ को एज अ न्यू सब्जेक्ट पढ़ोगे, बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं सुने हुए। इंटरमीडिएट में भी आप नए सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिसमें से आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट तो अलग लेवल का प्यार भी हो जाएगा कि यार मजा आ गया। कुछ सब्जेक्ट से उतना प्यार शायद नहीं भी हो सकता है आपको, इट इज ह्यूमन नेचर। कुछ सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग रहोगे, कुछ पे थोड़ा सा वीक रहोगे, कुछ को लगेगा कि यार कर लेते हैं अच्छे से, इसमें मार्क्स मिलता है, तो वो चलेगा।
बट आप जब एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये अपने को मत सोचो कि मैं बस इसको कर कुरा के ठेल के भेज दूं। समझ लग कर पा रहे हो तो उसमें चैंपियन बन जाओ। क्योंकि लोग बाग का करियर करियर पूरा का पूरा कमाई, घर, गाड़ी, सब कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आया हुआ है। आई नो आई गिव यू नेम्स इन आवर सिटी जिन्होंने अपना पूरा करियर बोल लो, नाम बोल लो, इज्जत बोल लो, केवल एक सब्जेक्ट से कमा लिया, जो आप सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। इनफैक्ट चलो सीएस करने का भी प्लान करता है, उनका प्रीडोमिनेटली लॉ है, उसके ऊपर एक पूरा प्रोफेशन है, और ऊपर से लॉ जो है वो तो लॉ है। तो मैं बोलूंगा तो सब्जेक्ट को थोड़ा जस्ट फील द सब्जेक्ट कि यार कुछ तो बताने की कोशिश करें, क्या इंटरेस्टिंग है, जितना हो सके थोड़ा फनी मेथड्स को दिमाग में रख लो, केस स्टडी को थोड़ा दिमाग में रखो। उससे क्या फायदा होगा, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और लैंग्वेज याद करने का मन करेगा, बोलने की कोशिश करो। नॉर्मली वो वर्ड्स को आप क्या करते हो, रिप्लेस कर दो। बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स है जो कि आप नॉर्मल यूज करते हो और उसमें कुछ नए सब्जेक्ट आपने यूज किया, और मजाक मस्ती में कर लो। ए तेरे बीच में और मेरे बीच में जो ये हुआ है ना बात, एग्रीमेंट, ये वर्ड है, कैंसिल की जगह वर्ड यूज कर लो। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ट्वीक्स करने से आप एक लैंग्वेज का फिनिश में चले जाओगे। एंड द की इज ऑलवेज टू राइट आंसर्स रेगुलरली। ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस इज वन मेथड विच इज ऑलवेज वर्कड। ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे हो, आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आप किससे झूठ बोल रहे हो? खुद से। बिकॉज नो बडी इज हियर टू स्पून फीड। आप समझ जाओ, फाउंडेशन तक आपको फिर भी हल्का फुल्का स्पून फीडिंग मिलता रहेगा। इंटरमीडिएट में द लेवल विल बी सो हाई कि आपको स्पून फीडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, भाई पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पता है कि मेरा नाव जो है बढ़ने वाला आगे नहीं है। एंड फाइनल में नो बडी इज एक्चुअली लुकिंग एट यू ऑल्सो। फाइनल में आपको कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा, आप अपने आप पूरा जिंदगी शेपअप करोगे, आप अपने आप देखोगे, गाइडेंस करने वाले लोग रहेंगे, बट नो बडी इज लुकिंग एट यू। एंड आप भी बच्चे तो रहोगे नहीं उस वक्त, आप मैच्योर हो जाओगे, 3 साल की 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, आप दुनियादारी को देख लोगे, तो आपको चाहिए होगा कि आप डिग्री को लो। समझ में आ रहा है क्या? yesterday आई डोंट नो व्हाट आई, मतलब हमको कोई सुनाया था या कुछ था, वो था द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे ज्यादा स्वैग वाला चीज होता है समय। बाकी सब चीज अनलिमिटेड है। टाइम को जो मास्टर कर ले, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है भैया। तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए आपको हर चीज में। कोई नहीं देख रहा आपको, नो बडी इज वॉचिंग। झूठ बोलना है तो बोल लो, बट आपको मन ही मन में रहेगा, जब रिजल्ट आएगा ना, तो पास या फिर फेल के वक्त में आपके मुंह में एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि आप कितना सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे। बिकॉज नो बडी इज एक्चुअली लुकिंग एट यू, एंड नो बडी एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एंड यू योर सेल्फ। ठीक है, गेट दिस लाइन वेरी वेरी स्ट्रेट, you, your parents and you will be the only person who would be sad at the journey when you fail, because जश्न मनाने के लिए आपके साथ में बहुत जन आ जाएंगे। समझ में आया आपको? और किसी को पसंद नहीं यहाँ पे फेल होना, राइट? तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो। ये होना चाहिए कि मैं आखिरी बार लाइफ में सीए फाउंडेशन पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं इसको अपना होल हार्ट दूंगा, क्योंकि जर्नी दूसरी आने वाली। ये सोचना ही नहीं है कि दूसरा अटेम्प्ट है। सोचो अगर दुनिया में केवल एक ही अटेम्प्ट होता तो जान लगाते ना पास होने के लिए। तो ये सोचने का ना कि यही अटेम्प्ट है भाई। आप लोग क्या कम समय इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं, कब से पढ़ाई शुरू किया था आपने? अप्रैल से। दिसंबर में एग्जाम दोगे। मोटा मोटी देखा जाए तो यू हैव ऑलमोस्ट क्लियर्ड वन सेशन। 12th में 12वीं कक्षा में आपने कहां से कहां तक पढ़ा था? अप्रैल से दिसंबर तक ही पढ़ा था ना मेन तो। उसके बाद तो सेल्फ रिवीजन ये सब भी किया था अल्टीमेटली। तो आपने पूरा 12वीं कक्षा जो टाइम दिया था वो आप एक कोर्स की तरफ दे रहे हो, एंड थिंकिंग की कोई बात नहीं भैया मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगा। इट इज आयरनिकल टू सी। मैं तो आपको बोला भी था, इस बैच में एड्रेस भी किया था कि आपके दोस्त को टान टून के लेकर आओ कि भाई जरूरी है साथ में आगे बढ़ना अपने को। दूसरा मौका नहीं मिलता मैडम, मौका मिलता ही नहीं। इट्स जस्ट अ कंपेंसेशन। मौका नहीं मिलता है सर, अटेम्प्ट नहीं है, खाली एक कंपेंसेशन है कि कोई बात नहीं तेरा नहीं हुआ तो एक बात सही हो। सोच के देखो कि और अटेम्प्ट ही नहीं है, आखिरी अटेम्प्ट होता अगर ये।
तब मजा आता। दैट इज व्हाई यूपीएससी पीपल आर स्मार्ट ना। देखना वो लोग अटेम्प्ट नहीं देते हैं बहुत बार, बिकॉज दे नो द फैक्ट कि अगर मैंने अटेम्प्ट दे दिया, वहां लिमिटेड अटेम्प्ट आपको पता ही होगा, पहले तो और कम था, बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है, लिमिटेड अटेम्प्ट है, उनको पता है कि अगर मैंने कुछ गलत अटेम्प्ट दे दिया और मैं नहीं निकला तो नहीं बनेंगे इतनी मेहनत। वही आपके केस में होना चाहिए। आई विल ऑलवेज स्ट्रिक्टली से आईसीआई पुट इन अ कैप ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। डाल देना चाहिए अटेम्प्ट्स में कैप, नहीं बन पाए आपसे कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा लाइफ बच जाएगा। और आप इसलिए इतना कैजुअली इसको लेते हो बिकॉज आपने वो दलदल देखा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो दलदल देखो, क्योंकि वो दलदल बहुत ज्यादा गहरा है और गंदा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा गहरा है वो। ठीक है, लोगों का मोटिवेशन लेवल, रेस्पेक्ट लेवल सब आपको लगता है कि गिर गया, मैं खत्म हो चुका है मेरा लाइफ में, वो नहीं चाहता हूं। इसलिए इस तरीके से पढ़ो कि भाई यही है जो है, तबीयत खराब है, सर्दी आया हुआ है, माथा दुख रहा है, बट जो टास्क है उसको पूरा करना है, उपाय नहीं है। बिकॉज आईसीआई इज नॉट गिविंग यू अ डेटा रिपोर्ट जहां पे वो पूछ रहा है कि 60% फॉर योर पासिंग मार्क्स, 20% फॉर योर हेल्थ कंडीशंस। इट्स अ फैक्ट। बात समझ में आएगा? नो बडी इज एक्चुअली टेलिंग यू एनीथिंग, कुछ नहीं। मैं नहीं भी कराने आया आप लोगों क्लासेस 4-5 दिन के लिए, सोचो ये सोचते हुए कि मेरी हेल्थ कंडीशंस खराब है, विल इट मैटर? नो, इन जनरल it will not matter, because the speed and the syllabus size is going very well. Do you have any issues with the speed? Do you feel that the completion level is low? Still I cannot afford to miss a class. देखा आप लोग कब कब मिस कराते हैं, कभी मुश्किल से जब मिस हुआ होगा मेरा क्लासेस, आई बिलीव इट इज रेयरली दैट आई हैव मिस्ड, वो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब हम अवेलेबल नहीं है, और जनरली आपको बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अब नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। तो क्या हम लोग इम्यून है क्या हर चीजों से? रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। हम तो इनफैक्ट घर पे ज्यादा बीमार फील करते हैं जब हम बीमार रहते हैं। पता नहीं आप लोग सब होता है या नहीं होता। हम तो घर पे ज्यादा फील करता है कि बीमार है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट मिल जाता है, बेड मिल जाता है, फिर और बीमार रहता है। ऐसे तो पूरा दिन में बीमारी, सच में बीमार पड़ेगी। यहाँ आता तो कुछ ना कुछ थोड़ा दर्द दर्द होता रहता है, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, तो चलो करा देता है। तो इट इज नेवर इजी फॉर एनीबडी सर। आपको लगता है कि यहाँ पे खड़ा होकर डिलीवर करना इजी है, तो आ जाओ एक दिन बिता लो मेरे साथ पे। लास्ट टाइम का लास्ट टाइम का टीचर्स डे में एक जन था, उसने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ पे रहेगा हम। शौक, चलो। वो रहा रात तक, बोला हम जा रहे हैं, हमको नींद आ रहा है, बहुत तेज नहीं सकता हम आदमी की तरह, आपकी तरह। और उसके बाद में आई हैड 2 more engagements to go, because I have to respect the fact that the students are there ना। I have to respect, वो लोग अपने अपना प्लानिंग करते हैं। हाउ कैन आई जस्ट से कि नहीं पॉसिबल नहीं, अब थक गया। कैन नॉट से, इट्स नॉट इजी फॉर एनीबडी। मैं यहाँ पे सिंपैथाइज भी नहीं करने बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपैथाइज करो, कौन सी है, रिजल्ट लेके आ जा, ठीक है, मारो सेटिस्फेक्शन मिल जाए सिर्फ, फुल यूटिलिटी। समझ में आया क्या? पक्की बात? अरनाज जी समझ में आया आपको? ओके, चलो। अच्छा सुनो ना, हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। पार्टनरशिप एक्ट कौन सी है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके तहत क्या बोला, दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलते हैं फॉर कैरिंग आउट व्हाट, बिजनेस। अगर मैं ऐसे ही मिला, मैं और जिवतेश मिलकर एक चैरिटी शॉप खोला, तो क्या हम पार्टनरशिप फर्म में है? नहीं। हमें बिजनेस कैरी आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स कमाना पड़ेगा, याद है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज कंपलसरी, बट शेयर ऑफ लॉसेस शेयर करना जरूरी है क्या? तो आंसर इज नहीं। प्रॉफिट शेयर करना अनिवार्य है, बट लॉसेस शेयर करना अनिवार्य नहीं है, और बिजनेस कैरी आउट करना जरूरी है। अगर हमारे बीच में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, एक पार्टनरशिप डीड, और वो डीड जो है वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिए, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय अ नॉन बिजनेस पर्पस, यानी कि चैरिटी वगैरह के लिए हम पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते हैं। बिजनेस का मतलब हो गया ट्रेड भी इंक्लूड होता है, ऑक्यूपेशन भी और प्रोफेशन। यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट ओपन कंपनीज। हमें कंपनीज ओपन करना अलाउड नहीं है। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो एलएलपी भी अलाउड नहीं था, इट वाज जस्ट पार्टनरशिप फॉर्म्स व्हिच वी आर अलाउड, बट अब हम लोग एलएलपी अलाउड है। वी कैन नॉट ओपन अप अ कंपनी, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी ना। हम ऑडिट साइन करेंगे और बोलेंगे हमारी लाइबिलिटी नहीं है। समझ में आया? हम ऐसे भी बहुत स्मार्ट होते हैं।
सच में हम लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए ना, क्या कंपनी एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं हम लोग? यस, बट क्या दो पार्टनरशिप फर्म मिलके बोल सकता है क्या अपन दोनों पार्टनर पार्टनर? द आंसर इज नो। कंपनी कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो करेक्ट करेक्ट फिगर्स है वो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा एक बार के लिए। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, आप लोग अपने किताब को फॉलो करिएगा, ठीक है। अच्छा सुनो ना, ये वाला एक्ट कौन समझाता था, मतलब बता दो। आई वांट टू रियली नो। सॉरी, इसके ऊपर सेक्शन भी है, म्यूचुअल राइट्स। म्यूचुअल एजेंसी इज डिफरेंट। म्यूचुअल एजेंसी क्या, मैंने ऐसा हरकत किया जिसकी वजह से आपके बगल वाला भी इफेक्ट हो गया। माई एक्ट्स एंड माई डीड्स विल अफेक्ट माई अदर पार्टनर्स ऑल्सो। म्यूचुअल लाइबिलिटी। चलो एक टास्क आज का, मुझे सेक्शन बताइएगा और मुझे बताइएगा कहाँ पढ़ा आपने ये वाला पार्ट, ठीक है। या लिख लीजिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है ना, ठीक है। ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स दिया रहा था यहाँ पे। चलिए बताइएगा, हाँ कब होगा, सेक्शन नंबर बता दीजिएगा मैडम, याद करेगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अरे बताइए दी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला भी एक पार्ट है, देख लीजिएगा। चलो पूरा भी नहीं बताया, बता दिया, हिंट तो दे ही दिया आपको मैंने, बताना नहीं चाहिए था मेरे को। चलो ठीक है, समझ में आया, दिस इज योर टास्क। देखते हैं, हर चीज रेडीमेड थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी आता है, सही बोल रहा है कुछ हद तक। ओके, ल ल प में पढ़ते चले आइए, ठीक है। ल ल प मैंने लिमिटेड व्हाट, लायबिलिटी पार्टनरशिप। सुनो, इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन व्हाट, कंपनी एंड पार्टनरशिप, कंपनी एंड व्हाट, पार्टनरशिप, ठीक है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि एलएलपी मेजरली पार्टनरशिप के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है, और इनमें कंपनीज के भी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि इनमें पार्टनर्स होते हैं, बट इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इनकी फॉर्मेलिटीज इन कंपैरिजन टू कंपनीज लिमिटेड रहता है। सही बात है या नहीं है, मुझे बताइए, पक्की बात यहां तक सही है। प्रॉब्लम लाइज कि पार्टनरशिप एक्ट इज गाइडेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, while the companies act is been guided by the companies act 2003, ठीक है। यू नो, अलग अलग चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। जैसे कंपनीज को मैनेज करने के लिए वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको कभी पता है या नहीं पता, मुझे ये बताइए, पता है ना आप लोग को? आप लोग आगे जाके जब कंपनी के काम करोगे तो दिस साइट विल बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स। नेट का स्पीड थोड़ा टट्टी लेवल पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। दी एक्ट्स एंड द रूल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर ही क्या आ रहा है, देखो तो एक बार के लिए, कंपनीज एक्ट भी आ रहा है और एलएलपी आ रहा है, ठीक है। बात, पहला बात तो ये है। उसके बाद क्या, एमसीए के सर्विसेज में जाकर आप सब कुछ चेक कर सकते हो, टीएससी वगैरह, कंपनी ई फाइलिंग करा है या नहीं करा है, कंपनी के बारे में कुछ ढूंढना है आप लोग को, ठीक है। एसआरएन पता बस, व्हाट इज एसआरएन? क्या, एमसीए में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का नंबर कैसे आ जाएगा, हे भगवान। डिन सुना है, डिन क्या होता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक सिन भी होता है, सिन, सिन पता है क्या, सिन, सीआईएन। टैन तो अलग होता है, ठीक है, ओके। तो ये सब का कुछ सर्विसेज रहता है आपका, जो कि एक्चुअली आप कोई भी कंपनी का एसआरएन नंबर वगैरह जो है, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड नंबर जो है आपका, उसको आप डाल सकते हो यहाँ पे। एवरी कंपनी हैज एन एसआरएन नंबर, आप उसको डाल सकते हो, और वो कंपनी का एग्जैक्ट स्टेटस, कब फाइलिंग हुआ था, कब इनकॉर्पोरेशन हुआ था, डायरेक्टर्स कौन था, वो सब निकाल सकते हो। इनफैक्ट हर एक कंपनी का आप बैलेंस शीट वगैरह, डेटा वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह भी आराम से निकाल सकते हो बाय पेइंग अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस। तो दिस इज द साइट टू गो फॉर ऑल व्हाट कंपनी मैटर्स। अब सुनो, सुनो सुनो, एग्जाम्पल किसका ले, सिमरन,
सिमरन क्या लिखते हो आप? शाह, SAH। देखो सिमरन, ठीक है ठीक है, अभी ऐसे ये कर रही है, ठीक है, तो फिलहाल ये कौन से फैमिली में गिर रही है अभी? ठीक है, तो इनका जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है छोटा सा लेके अभी तक, वो कौन इसको सिखा रहा है? इनकी मॉम एंड डैड, लाइक द, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे तो सारा नेचर किसके रैप पे रहेगा आपका? जो आपके ओरिजिनल बोलना भी गलत है, ठीक है, समझ गया आप लोग, ठीक है। तो साहब फैमिली के थ्रू आपको क्या मिलेगा? नेचर मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है, फॉर्मेलिटीज मिलेगा आपको, ठीक है। अब सिमरन नेचुरल सा बात है कि आपका एक टाइम आएगा जब आप क्या हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई टाइटल है जो सजेस्ट करना चाहती हो? अगर कोई सजेशन इससे दिया टाइटल, अगर इसने टाइटल सजेस्ट किया तो आप समझदार हो कि आपकी कोई चांसेस? सब नहीं है, नहीं बोला अभी तक, पता है, बोलता नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है भैया, ये कर रहे हैं हम लोग तो। क्या क्या? ठीक है, सोचो। फिर हम लोग की शादी हो गई और तो मैंने अच्छा नाम दिया, देखो ना, हाँ इधर रिच नाम, ओबरॉय, मल्होत्रा, कपूर, ठीक है। तो क्या हुआ? ऐसे भी, हाँ हाँ वही तो, सिमरन मल्होत्रा, नाम क्या है? मल्होत्रा सिमरन, ठीक है। तो अब क्या है, सुनो, अब ऐसे भी सिमरन को बाद में डांस वगैरह करने का शौक है, क्या पता मुंबई चला जाए, क्या पता तुमको मिल ही जाए कोई, ठीक है। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद किसके पास चली गई वो? ठीक है। अब मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट द सरनेम्स आर चेंज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, फॉरगेट दैट, हाँ। तो फेमिनिज्म यहाँ सब नहीं चाहिए हमको, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्या मुझे बताओ जनरली होता क्या है कि फीमेल्स चेंज देयर सरनेम्स, ठीक है, जनरली दे चेंज देयर सरनेम्स नाउ। अब वो फैमिली किसका आ गया है? मल्होत्रा का। हक कौन रखेगा अपने उसके ऊपर? मल्होत्रा की, अब हमारी बेटी है ये, ठीक है। समझ में आया? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फॉलो करेगा अभी? ठीक है, बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी ताकत कहाँ चली गई? ठीक है, शाह की फैमिली से मल्होत्रा के पास में। बात समझ में आया आप लोग को? पक्की बात यहाँ तक, ठीक है, श्योर? भैया ये सब अचानक से क्या है? सुनो, LLP का जन्म दे रहा है, मतलब बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन दे रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर उसकी शादी हो गई किससे? कंपनीज एक्ट से। तो अब उसका नाम कौन रख रहा है? कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट का कर्ता धर्ता कौन है? MCA, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बात समझ में आया? तेरा आंसर देखो मिल गया सर जी, मिल गया, समझ में आया आपको? पक्की बात, दिस इज द रीजन, ठीक है, ओके। क्योंकि बाय डिफॉल्ट द अथॉरिटी किसके पास में अभी? मल्होत्रा, यू विल बी कंसीडर्ड एज द, यू आर पार्ट ऑफ द मल्होत्रास नाउ, ठीक है, समझ में आया सिंबू सिंह? अरे हुआ नहीं है, ऐसी टाइटल दिया है अभी, दुख लगता है बोलता है, ठीक है। एक बार रीडिंग कर लीजिए प्लीज फटाफट। LLP form of business organization is one of where the liability of the partners is what? Limited है आपका। However, there is much more to this form। क्या क्या दिया हुआ देखिए। मैंडेटरीली क्या करना है आपको? इनकॉर्पोरेट कराना, रजिस्टर कराना अंडर द LLP पार्टनरशिप एक्ट 2009। द व्हाट is the apex body of regulation of the company form of business organization in India, oversees the governance of the LLP too. For the purpose of the compliance with the regulation thus imposed, the LLP Act provides for what? DP याद है आपको? DP designated partners, ठीक है। Thus an LLP has well designated partners। कैसे कैसे कौन कौन DP बन सकता है, याद है तो आप लोगों को? Okay. Upon incorporation, LLP becomes a separate legal entity and has a identity और a name all। जैसे कि एग्जांपल, किसी ने अगर खोला तो खुशी LLP आ रहता है, ठीक है, ओके, चलेगा। द फीचर्स आर व्हाट? मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? पक्की बात, ल प समझ में आया आप लोग को? एंड लास्ट फॉर्म कंपनीज एक्ट में क्या होता है? वही फीचर्स याद है तो आप लोग को? अलग अलग, ठीक है, वो सबको ऐड कर दो यहाँ पे। 1% कंपनी में एक फॉर्म ऑफ है क्या कंपनी? ठीक है, ओके। इसमें एक रहता है नॉमिनी, भी रहता है कोई? समझ में आया कि आप लोगों को? और अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हो तो किसके गवर्नेंस चाहिए? सेबी की गाइडेंस चाहिए। महुआ हुआ जानता है क्या? महुआ हुआ मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको चाहिए प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी का जब शुरू में आप बता रहे हो कंपनी का एक इनविटेशन लेटर, ठीक है। ओके, ये था। आरओ चाहिए आपको एक तो कंपनी का, और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। चलेगा, तो कुछ है नहीं ऐसा मेरे हिसाब से, चलेगा ना। ये देख लीजिए एक बार खाली खाली। डन। विद दैट चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन एंड ये चैप्टर बाय डिफॉल्ट जो बच गया था आपका थोड़ा बहुत, वो भी कंप्लीट अच्छे से हो गया। कॉन्फिडेंट है बिल्कुल बढ़िया से।